नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 12 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल के टीयर 1 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 7 tan थीटा इक्वल टू 3 है तो 7 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बाई 7 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/7। जब हम यहाँ इस एक्सप्रेशन में ध्यान देते थे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का टर्म है, तो इसको हम क्या करते हैं tan थीटा को इक्वल टू कर देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू 3 ले लेते हैं और कॉस थीटा का 7, क्योंकि दोनों के ही नीचे क्या होता है, इसका p/h होता है और इसका b/h होता है। दोनों में नीचे h है जो कट जाएगा इस तरह, इस कारण हम यहाँ साइन थीटा इक्वल टू 3 और कॉस थीटा इक्वल टू 7 डायरेक्टली ले सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। 7 साइन थीटा इक्वल टू कितना 3 प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू कितना 7 बाई 7 इंटू साइन थीटा 7 इंटू 3 माइनस 2 कॉस थीटा कितना 7 इंटू 7। चारों में 7 दिख रहा है तो कट कर सकते हैं। इक्वल टू 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 और नीचे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। इस तरह 8 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यदि दो पाइप ए और बी क्रमशः 48 मिनट और 66 मिनट में टंकी को भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को 32 मिनट में भरने के लिए कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए। पाइप ए है और पाइप बी। पाइप ए जो है 48 मिनट में टंकी को भर रहा है, पाइप बी 66 मिनट में। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 48 इंटू 11, जिसको हम टंकी का क्या मानेंगे कैपेसिटी। तो दोनों पाइप का इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए का 48 से इसको भाग देंगे तो 11 बचेगा, 66 से इसको भाग देंगे तो 11 से कट जाएगा 6 बार में, 6 से 48 को कट करेंगे तो कितना आएगा 8। बी का एफिशिएंसी कितना हुआ 8 यूनिट। दोनों मिलके एक साथ कितना काम करेंगे 19 यूनिट। अब देखिए पाइप ए है पाइप बी, दोनों काम कर रहे हो तो 32 मिनट में टंकी को भरना है। पाइप बी को बंद कर दिया जा रहा है, यानी कि शुरू में तो यह पाइप भी काम कर रहा है, यह पाइप भी काम कर रहा है, लेकिन जब सेकेंड कंडीशन आता है तो यह पाइप अकेले काम कर रहा है और यह बंद हो जा रहा है। यानी कि पाइप ए जो है पूरे समय काम करता है। अब टोटल का कितने समय तक काम होना है 32 मिनट तक, यानी कि पाइप ए जो है 32 मिनट तक काम कर रहा है। 32 मिनट में ये कितना काम कर लेगा 32 गुना 11, टोटल काम क्या है 48 इंटू 11। 48 इंटू 11 इक्वल टू क्या होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क मल्टीप्लाई करते हैं 8 आएगा, 8 4 और 8 12 का 2, 1 कैरी होगा 4 और 1 5। टोटल काम कितना यूनिट है 528 यूनिट। और पाइप ए कितना कर रहा है तो 32 गुने 11 तो 2 आया, 5 और 3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। कितना काम बच जा रहा है 6, 12 में से 5 घटेगा कितना आएगा 7 और इधर 1, मतलब 176 यूनिट जो है काम बच रहा है। जो कौन कर रहा है बी कर रहा है, तो 176। बी का एफिशिएंसी कितना है 8, कट कीजिए 2 टाइम में 16 आएगा, 1 6 16 फिर 2 टाइम में 16, यानी कि 22 मिनट कौन काम कर रहा है अकेले बी। यानी कि जब शुरुआत में दोनों पाइपों को खोला जा रहा है तो 22 मिनट के बाद पाइप बी को बंद करना होगा, तब जाके टोटल काम जो है 32 मिनट में पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें एक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि टेनिस और फुटबॉल में कुल खर्च 1,45,000 है, तो सभी दिए गए खेलों में पर कुल खर्च कितना होगा। टोटल कितना ही होगा 100% ही होगा, यानी कि 100% खर्च हमको निकालना है। टेनिस और फुटबॉल पे कितना खर्च हो रहा है 14% और फुटबॉल पे 15%, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 29%। इक्वल टू कितना दिया हुआ है 145,000। 29 से क्या 5 टाइम ये कट हो जाएगा 5000 आएगा। हमको क्या निकालना है 100 टाइम्स, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा तो
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक महीने एक व्यक्ति 20 किलोग्राम चावल और 8 किलोग्राम गेहूं का उपभोग करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। चावल और गेहूं पर कुल मासिक खर्च 300 रुपया है। यदि गेहूं की कीमत 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो कुल खर्च 300 रुपये ही बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी आवश्यक होगी। दिया गया क्या है कि चावल की कीमत और गेहूं की खपत स्थिर है। राइस का खपत कितना है 20 केजी और गेहूं का 8 केजी। क्या दिया हुआ है कि चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। यदि हम गेहूं का कीमत रेट 5 रुपीज पर केजी मान ले तो राइस का क्या हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, राइस की कीमत गेहूं का कीमत का 20% है तो 5 का 20% क्या हो जाएगा 1। टोटल खर्च कितना हो रहा है, खर्च क्या कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 8 × 5 40 यहाँ खर्च हो रहा है और यहाँ पर 20। हम इसको यूनिट में माने हैं तो ये यूनिट में आ रहा है। टोटल खर्च कितना हो गया, ऐड कीजिए, इक्वल टू 60 यूनिट। अब देखिए हम क्या करेंगे, 60 यूनिट को इक्वल टू 300 करेंगे, 1 यूनिट का रेट निकालेंगे और वो क्या हो जाएगा राइस का और व्हीट का, फिर आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस होगा ये बेकार का होगा, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में जो आंसर पूछा है वो परसेंटेज में पूछा है और इस क्वेश्चन का फैक्ट क्या है कि दोनों ही कंडीशन में जो टोटल खर्च है वह सेम है। तो हम बीच के इस अननेसेसरी काम को करके अपना समय जाया नहीं करेंगे। हम क्या मान लेंगे कि टोटल खर्च सेकंड कंडीशन में भी 60 यूनिट ही हो रहा है। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या दे रहा है कि गेहूं की कीमत जो है 20% वृद्धि कर दी जाती है। पहले कितना कीमत था 5 रुपया, अब इसमें 20% का वृद्धि, तो 5 का 20% मतलब 6/5 हो जाएगा। ये 5 से 5 कट होगा 6, यानी कि अब क्या हो गया 6 रुपया इसका कीमत हो गया, 6 रुपया पर केजी या 6 यूनिट पर केजी बोले। 8 × 6 48 रुपीज खर्च हो रहा है। अब बताइए कि लास्ट में जो 60 रुपीज का टोटल खर्च है उसको बनाए रखने के लिए हमको चावल में कितना खपत करना पड़ेगा, 60 - 48 = 12। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी है। तो कितना कम हो रहा है, 8 यूनिट कम हो रहा है, 8 रुपये का कम हो रहा है। 8 रुपया बोले या 8 केजी बोले, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि गेहूं चावल का जो कीमत है वो 1 रुपया है। तो 1 से जब इसको भाग देंगे तो 20 केजी, यहां तो दिया हुआ था फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में ये 12 रुपया खर्च कर रहे हैं, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 केजी, तो 12 केजी हो रहा है। 20 से 12 कितना कम है 8। अब इसको हम जब परसेंट में निकालेंगे तो बेस क्या होगा हमारा, ये 20 ही होगा, बाई 20 × 100 कट हो गया 5 टाइम में 8 × 5 = 40% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। त्रिभुज ABC में भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई का 2 गुना से 2 कम है। भुजा AC का लंबाई AB से 10 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया है और हमसे क्या पूछा है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। अब क्वेश्चन के अनुसार BC का जो लंबाई है AB का लंबाई का 2 गुना से 2 कम है। किससे कम, AB से कंपेयर हो तो AB को हम x मान लेते हैं। BC कितना हो जाएगा 2x - 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। AC का लंबाई क्या है, AB से 10 सेंटीमीटर अधिक। AB कितना है x से 10 सेंटीमीटर अधिक। त्रिभुज का परिमाप दिया, परिमाप इक्वल टू क्या होता है तीनों भुजाओं का सम, यानी कि x + x + 10 + 2x ये वाला -2 = 40। x 2x 4x और यहां पर 10 में से 2 कम होगा 8 आ जाएगा = 40। दिस इंप्लाइज 4x इधर रह जाएगा 40 + 8 = 48। तो x = क्या हो जाएगा 4 इधर नीचे आ जाएगा, 4 से कट होगा 12। अब देखिए तीनों भुजा में सबसे छोटा कौन होगा, साफ है कि ये x ही सबसे छोटा होगा क्योंकि अगर ये अभी कितना आ चुका है हमारा 12 आ चुका है 12 सेंटीमीटर, यहां करेंगे तो 12 दूनी 24 - 2 या तो क्या हो जाएगा 22
और यह तो साफ दिख रहा है कि अधिक है ही, तो सबसे छोटा भुजा यही है ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक बिंदु टी से एक वृत्त तक की स्पर्श रेखा की लंबाई 32 सेंटीमीटर है और बिंदु टी से केंद्र तक की दूरी 40 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास डायमीटर कितना होगा? यह एक सर्कल है, कहीं बाहर एक बिंदु टी है, यहां से जब इसको मिलाते हैं तो क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है, ये 32 सेंटीमीटर, और सेंटर से इसको हम मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, यह 40 सेंटीमीटर। यहां पर कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। यह क्या होगा, आर। देखिए ये त्रिभुज जो है, अगर इसका एक नाम दे दे ओ टी ए, ठीक, तो त्रिभुज ओ ए टी में ए जो है 90 डिग्री है, यानी कि यह क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये 40 जो है हाइपोटेनियस है, ये बेस या हाइट हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर इसको लेते हैं। इन दोनों का रेशियो क्या है, 32 और इसका, तो 8 से ये 4 वन में कट हो जाएगा, 8 से यह 5 टाइम में कट हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो क्या हुआ, 4:5। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3, 4 और 5 होता है। 4 और 5 दिया हुआ है, तो यहाँ कितना आ जाएगा इसका रेशियो, 3। अभी दोनों को हम कितना से कट किए थे, 8 से कट किए थे, तो यहाँ भी हमको 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया, यह 24, यानी कि R इक्वल टू कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2R, यानी कि 2 इंटू 24 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दो सिलेंडर के आधारों की त्रिज्या 4:5 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:7 के अनुपात में है। उनके कर्व सरफेस एरिया का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक सिलेंडर C1 है, दूसरा C2 है, इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, 4:5, और हाइट का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:7। हमसे क्या पूछा, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का क्या होता है, बेस का परिधि 2πr इंटू एच। जब हम इन दोनों सिलेंडरों का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, दोनों में 2π जो है कॉमन होगा, जो कि कांस्टेंट है, यानी कि ये दोनों का जो कर्व सरफेस एरिया है उसका रेशियो सिर्फ r इंटू एच पे डिपेंड करेगा। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों कॉमन होगा, तो ये दोनों कट हो जाएगा। 4 इंटू 1 4, 7 इंटू 1 7, यानी कि 4:7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक बगीचे में पहले साल 6 डेजी के पौधे हैं, हर साल माली 3 नए डेजी पौधे लगाता है। पहले साल 26 जैस्मीन के पौधे हैं, हर साल 2 पौधे कम हो जाते हैं। डेजी और जैस्मीन के पौधों की संख्या पहले साल के बाद कब बराबर होगी? पहले साल का मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर को हमको काउंट नहीं करना है, जो स्टार्टिंग ईयर है उसको काउंट नहीं करना है। इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करें, लेकिन यह 4 ऑप्शन को जब हम हिट एंड ट्रायल करेंगे उससे कम समय में इसको हम बेसिक तरीके से बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में 6 डेजी के पौधे हैं, हम सिर्फ 6 पौधा लिख रहे हैं, प्लस एवरी ईयर 3 डेजी के पौधे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। हम मानते हैं कि टी वर्ष के बाद दोनों पौधे डेजी के और जैस्मिन के बराबर होंगे। इधर क्या हम निकाल रहे हैं डेजी के, इधर जैस्मिन का निकालते हैं। जैस्मिन शुरुआत में कितना है 26, हर साल 2 कम हो जाता है, यानी कि टी ईयर में क्या होगा, टी वर्ष में क्या होगा, 2t कम हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार यही दोनों इक्वल है। 2t इधर आएगा तो क्या होगा, 3 2 से ऐड होगा 5t हो जाएगा, इक्वल टू ये 6 इधर जाएगा तो क्या होगा 26 माइनस 6 20, इससे ये कट होगा 4 ईयर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नीचे दिए गए कौन सा संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? इसके लिए हमें 11 का विभाजकता का नियम जानना पड़ेगा। 11 के विभाजकता का क्या नियम है कि इवन प्लेसेस में जो भी संख्या दिया है उसके इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम जो है और ऑड प्लेसेस में जो डिजिट है उनके सम का जो है डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या
11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये चेक करते हैं कि चारों ऑप्शंस में से कौन 11 से विभाज्य है और 11 से विभाज्य नहीं है। यहाँ देखिए ऑड प्लेस में 1 है, 9 है, 10 हुआ, 10 और 5 15, और यहाँ इवन प्लेसेस पे 0 और 1 1 1 और 3 4, तो -4 कर देंगे। कितना आ गया? 15 में से 4 माइनस करेंगे 11, 11 का मल्टीपल है तो ये 11 से विभाज्य है। अब यहाँ चेक करते हैं, 5 और 4 9, और इधर 4 और 5 9, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, 0 होता है तो 11 से विभाज्य होता है, तो यह भी 11 से विभाज्य है। यहाँ ऐड करते हैं 8 और 1 9, 9 और 4 13, और इवन प्लेसेस पे 2 माइनस कीजिए 11, 11 आया, इसका मतलब ये 11 से विभाज्य होगा। तो इस तरह ऑप्शन डी ही राइट आंसर होना चाहिए। 1 और 8 9, 9 और 4 13, 2 और 0 2, 2 और 1 3, 3 माइनस करेंगे 10, ये 11 का मल्टीपल तो नहीं है, इस तरह यही 11 से विभाज्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, cot टू द पावर 4 थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है और हमसे इस एक्सप्रेशन का मान पूछा है। यहां से देखिए, cot टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। इधर जो एक्सप्रेशन में पूछा गया है उसमें दोनों में क्या है? cos, तो इसको हम cos में बदलने की कोशिश करते हैं। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि cos टू द पावर 4 थीटा बाई साइन टू द पावर 4 थीटा लिखेंगे इक्वल टू, और ये इसका मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल इसका साइन स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर है, इधर 4 है, कट होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस तरह cos 4 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, तो सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। cos 4 थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ देते हैं, इतना इक्वल टू क्या होता है? 1। इस तरह ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें क्या है? एक दिन में विभिन्न विषयों के अध्ययन का समय दर्शाया गया है छात्रों का। क्वेश्चन में क्या पूछा है? छात्र ने अंग्रेजी के अध्ययन में 3 घंटे दिया या 3 घंटे अंग्रेजी का अध्ययन किया, तो उसने गणित का अध्ययन कितने समय तक किया? अंग्रेजी में कितना अध्ययन कर रहा है? 15%, और इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3 आवर दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है? गणित कितना है? 35%। हमसे को 35% इक्वल टू वाट निकालना है। 3 से ये कट होगा 5 टाइम में, 5 इंटू 7 करने पे इतना आया, इधर भी इंटू 7 करेंगे, 1 इंटू 7 7 आवर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ एक कंपनी द्वारा 6 महीनों में की अवधि में लोहा का उत्पादन दर्शाया गया कि लोहा कितना उत्पादन हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे ज्यादा उत्पादन वाले महीने का सबसे कम उत्पादन वाले महीने से अनुपात क्या है? सबसे ज्यादा इसमें कौन दिख रहा है? 108, तो 108 यहाँ लिखिए। सबसे कम कौन है इसमें? 45:45। ये भी 9 से कट रहा है, यह भी 9 से कट रहा है 12 टाइम में, 9 से ये कट रहा है 5 टाइम में, 12:5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित समीकरणों के लिए सभी संभव हल इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए ए और बी का मान क्या होना चाहिए? जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हो और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पूछ रहा हो तो क्या होना चाहिए? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब तीनों इक्वल होते हैं तभी जाके क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। या a1 की जगह क्या है? a, और b a2 की जगह 3, या इक्वल टू होगा b1 की जगह क्या है? b, और b2 की जगह क्या? माइनस विद इन अ ब्रैकेट 5 - 2a इज इक्वल टू c1 की जगह 2 है और c2 की जगह 6 है, कट हो जाएगा 1:3। इन दोनों को पहले देखते हैं। तो a/3 इक्वल टू 1/3, यानी कि a इक्वल टू 1, तो यह तो नहीं हो सकता है माइनस में, यह भी नहीं हो सकता माइनस में। ए और डी में से कोई आंसर होगा। अब b
बाई माइनस 5 माइनस 2a इक्वल टू 1/3 लेते हैं। b का वैल्यू हमको पता नहीं है, -5 माइनस a का वैल्यू अब तो निकल चुका है 1, तो 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 1/3। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म इधर चल जाएगा तो माइनस और 3 माइनस 2 सॉरी 5 माइनस 2 इक्वल टू 3/3 कट हो गया इक्वल टू -1, यानी कि दोनों एक a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको यह क्लास पसंद आया हो, समझ में आया हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।